This is Vandana and you are watching 99.9 Engineering Station. So student, today we are going to discuss about the law of reciprocal proportion from the chapter Basic Chemistry of 11th Chemistry class NCERT book. If you have not watched my previous lecture, link is given in the description box, so don't forget to check it out. This video is beneficial for the 11th class student and the aspirant of Neet, GATE, Ipate and PSU. So without wasting a time, let's get started with the lecture. So according to the statement of law of reciprocal proportion is that this law is proposed by the German researcher in 1792. It stated that if the two different elements combine separately with the same weight of the third element, the ratio of the masses in which they do so are either the same or the simple multiple of mass ratio in which they combine. ठीक है, अगर आपको स्टेटमेंट में नहीं समझ में आ रहा है तो हम इसको रिएक्शन में देख लेते हैं। जैसे कि अभी आप स्टेटमेंट को हाइड कर दीजिए और आप पूरी कंसंट्रेशन के साथ मेरे साथ रिएक्शन में देखिए। क्या कह रहा है रिएक्शन कि जैसे हमारे पास तीन एलिमेंट्स हैं, ठीक है, अभी हम पहले दो एलिमेंट्स से हमने कंबाइन करके एक कंपाउंड बनाया। तो सपोज़ हमारे पास तीन एलिमेंट्स हैं ए बी सी, तो ए और बी को दो एलिमेंट्स को मिला के हमने एक कंपाउंड बनाया। वो कौन सा कंपाउंड बना? ए बी। और इस रिएक्शन में जो ए का जो मास है वो है x ग्राम और बी का मास है वो y ग्राम। सिमिलरली हम अब तीसरे कंपाउंड को लेंगे और किसी एक कॉमन कंपाउंड के साथ हम उसको रिएक्ट करेंगे और दूसरा कंपाउंड बनाएंगे। तो हमने क्या किया, सी एक एलिमेंट ले लिया, तीसरा एलिमेंट, और किसी एक हमने सपोज़ बी को ले लिया जो प्रीवियसली रिएक्ट हुआ था एलिमेंट, उसमें से एक बी को ले लिया और वो हमारा हमारा दूसरा कंपाउंड बनाएगा, वो होगा सी बी। इस रिएक्शन में जो सी का जो मास होगा वो है z ग्राम और बी का एज सिमिलर टू अबव इक्वेशन दैट इज़ y ग्राम। ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट ऑफ द लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन क्या कहते हैं कि अगर जो कोई दो एलिमेंट जो है सेपरेटली कंबाइन होके एक कंपाउंड बना रहे हैं और वो वही उनमें से एक तीसरे के साथ रिएक्शन करके दूसरा कंपाउंड बना रहे हैं, तो जो रेशियो ऑफ मासेस इन विच दे डू सो आर आइदर सेम और सिंपल मल्टीपल ऑफ द रेशियो इन विच दे कंबाइन। तो सिंपली जो ए और सी का जो रेशियो होगा मासेस का वो क्या होगा, सिंपली या तो उस सेम रेशियो होगा या तो कोई एक सिंपल मल्टीपल होगा किसी का मतलब रेशियो का। तो जो मास ऑफ ए सी इज़ टू सी हो जाएगा वो क्या होगा, पर्टिकुलरली इनके मास का रेशियो हो जाएगा दैट इज़ x इज़ टू z। अगर आपको इस रिएक्शन से नहीं समझ में आ रहा है तो हम लोग ट्राई डायग्राम से हम लोग समझ लेते हैं। जैसे कि मैंने ये दूसरा एग्जांपल लिया है, जिस दूसरे एग्जांपल में हमने तीन कंपाउंड लिए हैं, जैसे कि हो गया कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। जो कार्बन और हाइड्रोजन कंबाइन होके हमें CH4 मिल रहा है, कार्बन और हाइड्रोजन मिला के कौन सा हमें कंपाउंड मिल रहा है, CH4 मिल रहा है, ठीक है। और कार्बन और ऑक्सीजन मिला के हमें कौन सा कंपाउंड मिल रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड। और इसी तरीके से जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिला के हमें कौन सा कंपाउंड मिल रहा है, वाटर यानी H2O। तो इसमें जो तीन एलिमेंट्स हैं हमारे कौन से, हाइड्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन। हमने एक फिक्स कौन सा एलिमेंट ले लिया है, कार्बन हमने फिक्स ले लिया है। हम इसको कार्बन को ही हम हाइड्रोजन से रिएक्ट करेंगे और कार्बन को ही हम ऑक्सीजन से रिएक्ट करेंगे, ठीक है। तो सिंपली जैसे ये पीछे वाला डायग्राम क्या था, अगर आपने याद किया होगा कि ए और बी से ए बी बन रहा है और सी और बी से सी बी बन रहा है, ठीक है। उसी तरीके से सी और H से CH4 बन रहा है और C और O से CO2 बन रहा है। तो मीथेन जो CH4 है उसको मीथेन कहते हैं। मीथेन कंपाउंड में कार्बन जो कितना हो गया, 12 हो गया, और हाइड्रोजन क्योंकि CH4 है तो हाइड्रोजन का मास 1 होता है तो इंटू 4 हो गया तो वो 4 हो गया। इसी तरीके से यहाँ 4 हो गया। अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड का लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड फिक्स है तो 12 मास हो गया, ऑक्सीजन 16 होता है, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड में 2 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन है तो वो 32 में कन्वर्ट हो जाएगा। तो हमारा ये हो गया। तो पहले वाले का जो हमारा यहाँ पे जो रेशियो आया है वो कितना हो गया, 1:3, ठीक है, 1:3 हो गया CH4 में। और इसी तरीके से यहाँ पे हो गया 8:3, 3:8 रेशियो इसका आ गया। पहले उसका मीथेन का हो गया 3:1
और यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड में 3:8 हो गया। जो 3 जो है वो कार्बन का है और यहाँ पे H1 जो है वो हाइड्रोजन का। इसी तरीके से यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन का 3 है और हाइड्रोजन ऑक्सीजन का जो है 8 जो रेशियो है, ठीक है। अब हम बात करते हैं वाटर के लिए, जैसे हाइड्रोजन ऑक्सीजन। तो इसमें हम देखते हैं कितना रेशियो है। तो हाइड्रोजन का कितना रेशियो है, 1 है, लेकिन 2 मॉलिक्यूल्स है तो ये 2 हो जाएगा। और यहाँ पे ऑक्सीजन 1 मोल है तो ये 16 हो जाएगा। तो इसका मतलब इनका रेशियो कितना हो जाएगा, 2:16, ठीक है। 2:16 हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो 2:8 आ जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 1:8 हमारा फाइनल रेशियो आया। तो यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन का 1 है, ठीक है, हाइड्रोजन का 1 मॉलिक्यूल्स है और ऑक्सीजन का कितना है, 8 है। तो यहाँ पे भी ऑक्सीजन का 8 है। तो हमारे पास कितना सेम रेशियो हमारे पास आ गया। तो इसका मतलब कि ये लॉ ऑफ रेसिप्रोकल को फॉलो करता है। तो इस तरीके से हम लोग इस चीज़ को सॉल्व करते हैं। अब हम एक और एग्जांपल दिखा देती हूँ जिसकी वजह से आपको थोड़ा सा और ईज़िली समझ में आए कि मैं क्या कहना चाहती हूँ, ठीक है। हम दूसरे कंपाउंड ले लेते हैं, जैसे कि हो गया सल्फ़र, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ठीक है। तो सल्फ़र और हाइड्रोजन मिला के हमें मिल रहा है H2S और सल्फ़र और ऑक्सीजन मिला के हमें मिल रहा है SO2 और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिला के हमें मिल रहा है H2O। तो हम पहले रेशियो देख लेते हैं H और S का, ठीक है। H और S का तो यहाँ पे हमने देख लिया। H और S का रेशियो देखा कितना, 2:32 हमें मिल गया, क्योंकि सल्फ़र 1 मॉलिक्यूल्स है और सल्फ़र का जो मास होता है वो 32 हो गया। तो फाइनल इसको सॉल्व करने पे 1:16 हमें मिल गया इसका रेशियो। दूसरी तरीके से हमें निकालना है SO2 का। तो SO2 का रेशियो हम निकालेंगे तो SO2 का सल्फ़र का 32 और इसका भी ऑक्सीजन का भी 2 मोल्स है, 16 × 2 तो 32। तो इसका रेशियो आ गया 1:1, ठीक है। तो अब 1:1 अगर हम इन दोनों कंपाउंड का अगर हम रेशियो निकालें, H2S और SO2 का रेशियो निकालें, तो हमारे पास आ जाएगा 1:16 का रेशियो आ जाएगा, ठीक है। अब अगर हम वाटर का रेशियो निकालते हैं, नेक्स्ट हम वाटर का रेशियो निकालते हैं। तो वाटर का क्या होगा, हाइड्रोजन का 2:16। तो हमें पहले भी निकाला था, कितना आ गया था, 1:8। तो हमारे पास कितना आ गया। अब हमें निकालना क्या है, अब ये दोनों कंपाउंड हो गए, ये दोनों कंपाउंड के साथ हम वाटर का रेशियो निकाल लेते हैं। तो वाटर का रेशियो निकाल लेते हैं तो कितना हो जाएगा, 1:16 इन दोनों कंपाउंड का निकला था। और इसी तरीके से हमारे पास क्या था, हाइड्रोजन वाटर का रेशियो कितना था, 1:8। तो इसको सॉल्व करने के लिए 8:1 हो जाएगा। तो इसका रेशियो जो होगा वो आ जाएगा 1/2। तो 1/2। तो इस तरीके से ट्रायंगुलर मेथड से हम लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन को सॉल्व करते हैं। आई होप आपको अंडरस्टैंड हुआ होगा कि जो मैं आपको कंसेप्ट समझाना चाहती हूँ, ठीक है। अब इसको थोड़ा प्रैक्टिकल एग्जांपल देख लेते हैं जिस तरीके से हम लोग को एग्ज़ाम में क्वेश्चन आते हैं। तो पहला एग्जाम्पल ये है, कॉपर सल्फाइड कंटेन 66.5% कॉपर। जो हमारे पास कॉपर सल्फाइड है वो 66.5% हमारे पास कॉपर है, कंटेन करता है। इसी तरीके से कॉपर ऑक्साइड जो है वो 79.9 कॉपर एंड सल्फर ट्राइऑक्साइड कंटेन 40% सल्फर। सो दैट these data illustrate the law of reciprocal proportion, ठीक है। तो उसी तरीके से हम ट्रायंगुलर मेथड से कर लेते हैं। ट्रायंगुलर मेथड से क्या, हमने 3 कंपाउंड लिख लिए, सल्फ़र, कॉपर और ऑक्सीजन, ठीक है। अब इसके अकॉर्डिंग अगर 66% इन्होंने बताया कॉपर सल्फाइड, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कॉपर सल्फाइड, यहाँ पे हमें मिल रहा है कॉपर सल्फाइड बन रहा है हमारा, ठीक है। यहाँ पे कॉपर सल्फाइड बन रहा है, ठीक है। तो ये 66.5 है, हाँ। तो 66.5 या 66.6 यहाँ लिखा हुआ है। तो रिमेनिंग अगर वो उसमें से कॉपर इतना है तो उसके मतलब सल्फ़र कितना होगा, 33.4, ठीक है। अब इसी तरीके से दूसरी तरफ कॉपर ऑक्साइड में देख लेते हैं। कॉपर ऑक्साइड में अगर 79.9 कॉपर है तो ऑक्सीजन कितना होगा, 20.1।
इसी तरीके से तीसरा हमें डाटा कौन सा दे रखा है कि सल्फ़र ट्राईऑक्साइड में 40% सल्फ़र है, तो ऑक्सीजन हमारे पास कितना हो जाएगा, 40%, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग हमने मासेस निकाल लिए हैं, ठीक है, मास परसेंटेज के हिसाब से लिख लिया। फिर यहाँ पे हम चलो इसको सॉल्व करते हैं। तो हमें क्या लिखा है, इन कॉपर सल्फाइड, हमें इसका रेशियो करते हैं। कॉपर सल्फाइड, तो कॉपर सल्फाइड में यहाँ पे कॉपर सल्फाइड यहाँ मिल रहा है, तो कॉपर इज टू सल्फ़र का रेशियो क्या हो जाएगा, 66.6 इज टू 33.4। इसी तरीके से सल्फ़र ट्राईऑक्साइड में रेशियो क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन और सल्फ़र का रेशियो क्या हो जाएगा, 62:40। अब कॉपर सल्फाइड में, कॉपर सल्फाइड में 23.4 ग्राम ऑफ पार्ट ऑफ सल्फ़र कंबाइन विथ कॉपर कितने 66.6 पार्ट्स ऑफ कॉपर करेगा। और अगर हम ले लें कि 40 ग्राम, अगर 40 पार्ट ऑफ द सल्फ़र कंबाइंस विथ, तो उसमें क्या होगा, 40 से इंटू हो जाएगा इसके रेशियो से 66.6 इंटू 40 अपॉन 33.4। इनका कहने का मतलब क्या है कि जैसे 33.4 में कितना कॉपर है, 66.6 है। अगर हम 1 ग्राम ऑफ सल्फ़र देखें, 1 ग्राम ऑफ सल्फ़र, तो वो कितना होगा, 66.6 अपॉन 33.4। अगर हम 40 ग्राम ऑफ सल्फ़र देखें तो 40 से इंटू कर लेंगे यहाँ पे, तो वही चीज़ इन्होंने यहाँ पे की है, ठीक है। यहाँ हम इसको क्लियर ऑल कर लेते हैं पहले, फिर यहाँ पेंसिल सिलेक्ट कर लूँ मैं, तो आपको एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो ठीक है, तो 40 पार्ट्स ऑफ सल्फ़र कंबाइन कितने कॉपर टाइम्स ऑफ कॉपर कर रहा है, 66.6 इंटू 40 अपॉन 33.4। तो ये हमारे पास वैल्यू होगी कॉपर की, यहाँ से हमें निकल गई 79.8, जो कि हम पहले भी जानते थे, ठीक है। फिर नाउ द रेशियो ऑफ मासेस ऑफ कॉपर और ऑक्सीजन विच कंबाइन विद द सेम मास ऑफ 40 ऑफ सल्फ़र सेपरेटली। अब हम इसका देख लेते हैं कि कितना हो रहा है। तो अगर हम 79.8:60 है, अगर हम यहाँ पे कॉपर सेम अमाउंट ऑफ सल्फ़र से कर रहे हैं, तो ऑक्सीजन कितना लेंगे, तो 79.9:60। तो कॉपर और ऑक्सीजन रेशियो कितना हो जाएगा, 79 कॉपर और ऑक्सीजन रेशियो कितना हो जाएगा, 79.9:20.1, ठीक है। तो रेशियो, एक ये रेशियो हो गया, एक ये रेशियो होगा। अगर इन दोनों रेशियो को लेंगे तो हमारे पास सिंपल रेशियो कितना आ जाएगा, 3:1, विच इज़ द सिंपल होल नंबर रेशियो। तो आपको क्या निकालना था, सिंपली रिलेशन निकालना था कि दो एलिमेंट्स और तीसरे एलिमेंट के साथ कंबाइन करने के बाद उनका जो मास का रेशियो आना चाहिए वो सिंपल होल नंबर आना चाहिए, या सिंपली किसी एक नंबर से मल्टीपल होना चाहिए। तो इस तरीके से लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शनल यहाँ पे हम प्रूव कर लेते हैं। तो ये बहुत सिंपल सा प्रॉब्लम था, अगर आप इसको फिर से अच्छे से समझेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। अब मैं यहाँ पे जो यहाँ पे हमने देखा कि ये न्यूमेरिकल हमने सॉल्व किया। अब अगर हम इसके लिमिटेशन की बात करें कि लिमिटेशन ऑफ द लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन क्या होगा, तो ये है कि द एग्जिस्टेंस ऑफ आइसोटोप। अब आइसोटोप्स क्या होते हैं, आइसोटोप्स के बारे में अगर बताएं तो आइसोटोप इज़ अ गिवन एलिमेंट हैव द सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन, जिसमें सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं एक एलिमेंट के अंदर, बट डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन होते हैं इन ईच एटम, ठीक है। तो क्या बता रहे हैं, लिमिटेशन क्या होगी, द एग्जिस्टेंस ऑफ आइसोटोप, जो भी ये एलिमेंट ले रहे हैं ऑफ द एलिमेंट, causes the descriptions similar to the observed in the law of constant proportional. Hence the same isotope of the mixture should be used throughout the preparation of the series of compound, ठीक है। और since there is a few element which will combine with the third element and also combine with each other, thus the law is applicable to very few element exhibiting the set properties, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें इसकी लिमिटेशन हो गई कि फ्लू एलिमेंट के साथ ही ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया जा सकता है, लॉ को एप्लीकेबल किया जा सकता है। तो मैं एक बार फिर से लॉ का
आपको स्टेटमेंट समझा दूँ कि इट स्टेट दैट दी इफ़ two different elements combine separately with the same weight of the third element, the ratio of the mass in which they do so are either same or the simple element of the simple multiple of mass ratio in which they combine. ठीक है, तो ये इसका स्टेटमेंट था, ये हमने इसको परफॉर्म किया और एक इस पे एग्जाम्पल किया और मैंने लिमिटेशन भी आपको बता दी। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। तब तक के लिए थैंक यू। हम मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।